मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार हिंसा बढ़ रही है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि हिंदुओं के घरों को निशाना भी बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का एक वीडियो जारी हुआ है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। जो इस्कॉन की तरफ से तस्वीर जारी की गई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं हिंदू यहां माइनॉरिटी हैं, उनके घरों को, दुकानों को, ठिकानों को किस तरह से टारगेट पर लिया गया है वो वहां से आ रही लगातार तस्वीरें बता रही हैं। इस्कॉन मंदिर ने भी ये तस्वीरें जारी की हैं, जहां इस्कॉन मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कई मंदिर ऐसे हैं जो इस्कॉन का दावा है कि उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। मिडिल में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर भी मारपीट की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की भी अपील की। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है। हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग वो उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ हैं एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है बांग्लादेश में। टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। और सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां विदेश मंत्री संबोधित कर रहे हैं। At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka,
We have assistant high commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to the normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't export it. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. Shri Anil Sukhdev Rao Bonde. What is this? Please understand this. I am shocked. सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आज नवीनीकरण ऊर्जा के बजट में जो प्रावधान रखा गया है उसके लिए मैं माननीय अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन तथा ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जी जोशी तथा हमारे विकसित भारत के उद्गाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम 2070 तक पहुंचना है। तो आपने सुना विदेश मंत्री एस जयशंकर को, उन्होंने पूरा रुख यहां पर साफ किया है। राज्यसभा में, लोकसभा में भी वो सांसदों के सामने किस तरह से शेख हसीना ने परमिशन मांगी थी उसके लेकर जो सरकार का रुख रहा है वो भी उसको लेकर तस्वीर साफ करेंगे। वहीं बांग्लादेश की वापस अगर बात करते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश जल रहा है, तो वहां रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाए। নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটারে ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में भी आग लगा दी। मशरफे मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सांसद हैं और शेख हसीना के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मुर्तजा इसी साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों में खुलना डिवीजन की नरेल 2 संसदीय सीट से दूसरी बार एमपी चुने गए हैं। 2018 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद
मुर्तजा ने राजनीति में कदम रखा था। मशरफे मुर्तजा के नाम बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी है। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, लोगों पर हमले हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। पीएम के घर जाकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं छोड़ा। वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा किया। ढाका में अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी और अवामी लीग के सांसदों के घरों पर भी हमले हुए हैं, आगजनी हुई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के मद्देनजर बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत चौधरी भी पेट्रोपोल क्रॉसिंग पहुंच गए हैं। पेट्रोपोल क्रॉसिंग भारत बांग्लादेश बॉर्डर के करीब है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी ने कल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद सुंदरबन इलाके का दौरा भी किया था। सूत्रों के मुताबिक अभी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात जो हैं वो पूरी तरह से सामान्य हैं, लेकिन घुसपैठ की आशंका के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बीएसएफ लगातार जो है वो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के संपर्क में हैं और दोनों ही तरफ से जरूरी सूचनाएं भी शेयर की जा रही हैं। इधर गाजियाबाद की हिंडन एयरबेस पर पहुंची दोनों वीवीआईपी गाड़ियां वहां से निकल चुकी हैं। दोनों ही गाड़ियों पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। अनुमान है कि शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए या फिर शेख हसीना को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए एम्बेसी से ये गाड़ियां लाई गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है जल्द ही कोई पुख्ता जानकारी शेख हसीना के मामले में मिल सकती है। एहतियातन गाजियाबाद पुलिस ने भी हिंडन एयरबेस के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की। ट्रैफिक के लिए डिवाइडर लगाए गए हैं। तो ये वीवीआईपी गाड़ियां जो आप दो गाड़ियां देख रहे हैं, एक के पीछे एक, ये दोनों वहां से निकली हैं और एम्बेसी की ये दो गाड़ियां एयरबेस पहुंची थी। दिल्ली हो सकता है कि शिफ्ट किया जाए इन्हीं गाड़ियों में शेख हसीना को। हिंडन एयरबेस से वे वीवीआईपी गाड़ियां निकल गई हैं। आखिर बांग्लादेश में देखते ही देखते ऐसा क्या हो गया कि शेख हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और भारत की शरण लेनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में बगावत के जो शोले उठे उनके पीछे 3 किरदार हैं। कौन है वो किरदार, दिखाते हैं आपको। बांग्लादेश में किसने भड़काई बगावत किया? किसके इशारे पर बांग्लादेश में उग्र हुआ आंदोलन? कौन है बांग्लादेश में आक्रोश की लहर का पोस्टर बॉय? ये जलते हुए बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये उस बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां आरक्षण की आग में शेख हसीना की राजनीति का अतीत और वर्तमान जलकर राख हो गया। ये उस बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां आंदोलन के भंवर ने पूरे सिस्टम को लील लिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में मचे इस हाहाकार के पीछे कौन है? किसके इशारे पर बांग्लादेश में ऐसी सत्ता विरोधी लहर आई कि शेख हसीना का राजनीतिक करियर उसमें तबाह हो गया? इन सवालों के जवाब 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमते हैं, नाहिद असलाम, आसिफ महमूद और अबू बकर।
ढाका यूनिवर्सिटी के ये वो 3 छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर और देश छोड़कर जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक तीनों छात्र सामान्य घरों से आते हैं। इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। ये तीनों छात्र इससे पहले तक कुछ छोटे मोटे प्रदर्शनों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आरक्षण की आग ने इनके अंदर इतना आक्रोश भर दिया कि ये बांग्लादेश की सत्ता से ही टकरा गए। रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इन्हें प्रताड़ित किया गया, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। जानकारी के मुताबिक बात इसी साल 19 जुलाई की है, जब मोहम्मद नाहिद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई। आरोप लगाया गया कि नाहिद के साथ मारपीट की गई। नाहिद के हाथों, पैरों और कंधों पर चोट के निशान थे। नाहिद ने बताया, सादे कपड़ों में कुछ लोग आए थे। मुझे मेरे दोस्त के घर से उठाया गया, मेरे साथ मारपीट की गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया। उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जब नाहिद की मां और उसके पिता ने अपने बेटे का पता जानने के लिए डिटेक्टिव ब्रांच से संपर्क किया तो वहां भी उन्हें नाहिद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। 26 जुलाई को यह घटना फिर हुई, जब नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर को पुलिस की डिटेक्टिव विंग ने एक अस्पताल से उठा लिया। तब पुलिस ने बताया कि तीनों को सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहिद को लोहे की छड़ों से पीटा गया, जबकि आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो कई दिनों तक बेहोश रहा। আমরা সকালের মধ্যেই আমরা এই সরকার গঠনের প্রক্রিয়া দেখতে চাই। রাষ্ট্রপতির কাছে আহ্বান থাকবে যে দ্রুত সময়ের মধ্যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হোক। बताया जा रहा है कि तीनों छात्रों के साथ हुई इसी प्रताड़ना ने आंदोलन को ऐसी दिशा दी कि देखते ही देखते आंदोलन का रुख बदल गया और शेख हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना पीएम की कुर्सी और बांग्लादेश दोनों ही छोड़ चुकी हैं। उनके बेटे सजीव वाजेद ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोह से बहुत निराश है और वो रविवार को ही इस्तीफा देने का मन बना चुकी थी। First question to you is that what is your first reaction on recent development in Bangladesh? Your mother is in India. My reaction now is safe, keep my leaders safe. Bangladeshi people, they have chosen this, so then they can get whatever they want. They can have whatever they deserve. It's not my problem anymore. Did you speak to your mother after she left Bangladesh? I spoke to her this morning. She is in good spirits, but she is very disappointed and disheartened that the people of Bangladesh, that after all these years of development, of fighting militancy, of developing Bangladesh from a poor country to a middle-income country, that the people of the country betrayed him. Can you give me any indication where she will be taking political asylum? No, that decision has not been made. There is no decision on that. Till the decision is met, she will be in India. Yes, probably. Sir, did army put pressure on her to resign? No, not at all. The army was very supportive. The army wanted to defend her, but she did not want the army to shoot and kill students. So she preferred to resign. She chose to resign. Sir, what is your expectation from India, from PM Modi? What is your expectation from Indian government? Because during Sheikh Hasina tenure, bilateral relations
reached a new height. Yes, unfortunately, now either a weak interim government will come, or the BNP Jamaat, which is the fundamentalist party, will come to power, and now Bangladesh is going to become another Pakistan. So now it is too late. I know Mr. Modi and Prime Minister Modi and his government have been very supportive. We have been good friends, but now it is too late. It is too late. So, do you think any foreign actors did their role in destabilizing your mother government, Sheikh Hasina government? Do you think so? I mean, I do not have any solid evidence, but I do believe ISI was involved, and perhaps the US government as well. And one thing more, sir, we have seen the pictures, videos, how Sheikh Mujibur Rahman idol was broken. How do you see this all? This is the betrayal of the country. After Sheikh Mujibur Rahman gave them independence and Sheikh Hasina gave them development, if this is how the people of the country react, then now they deserve whatever they get. It is not our problem. In India, sir, we are very concerned about, people of India concerned about Bangladesh people, but they are also concerned about the Hindu community. Do you think Hindu communities are safe there now in new interim government? No, not at all. No, not at all, because already there are Hindu mandirs and communities being attacked. In fact, the Bangladesh military has set up a hotline for the Hindus to call in, but the Bangladesh military seems powerless to stop anything. So yes, what will happen is now that the militants and Jamaat-e-Islam and BNP Jamaat were the ones that really backed the student movement. Now they have a free hand, and they are attacking the Awami League, and they're also attacking the minorities and the Hindus, because they are mostly our supporters. Do you think, sir, it was pre-planned, pre-organized, the whole thing, because the quota student protest turned into a big protest across the country? Then Sheikh Hasina had to leave Bangladesh, and then president ordered to release of Khalida Zia, and army also took control of the country now. How do you see this? It was pre-planned. Can you elaborate, sir, something about this? No, I don't think it was pre-planned, but of course the opposition and Jamaat were involved, and perhaps some foreign actors. They were trying to destabilize Bangladesh. Unfortunately, the army generally, they did not want to shoot at civilian protesters. We did not want them to shoot at protesters, so my mother wanted to resign instead of shooting at protesters. This is why here we are. What kind of challenges do you see for India now? Well, now you have another Pakistan on your eastern border again. That is the challenge for India. And how do you see your mother future now from here? My mother has retired. This was going to be her last term anyway. She is 77 years old. यहाँ रुक एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।